शुरुआत करते हैं ब्रेकिंग न्यूज से। खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया है। जी हां, जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर हादसा पेश आया है। इसके नतीजे में 4 अफराद की मौत वाक़ा हो गई है। बताया जा रहा है कि एक बड़ा पत्थर गिरने से यह हादसा पेश आया। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर एक बड़ा पत्थर गिरने से यह हादसा पेश आया है। पत्थर की चपेट में एक ट्रक आ गया और इस ट्रक में सवार लोग जो है वो उनकी जानें ज़ाया हो गई हैं। अब 4 अफराद इस हादसे में हलाक हो गए हैं। ट्रक जम्मू से कश्मीर जा रहा था। रामबन में सिलयाड शेरबीबी के मकाम पर यह हादसा पेश आया है। जनाब, आज जो है सुबह एक दुखद हादसा पेश आया सिलाड़ के एरिया में, जहां एक स्लाइड आई थी और स्लाइड में जो है एक ट्रक जो है उसके जद में आके गहरी खाई में नीचे चले गया, जिसमें 4 अफराद सवार थे और 4 के 4 जो है ऑन स्पॉट डेथ हो गए। और जो ही हमें एक फ़ोन कॉल रिसीव हुआ तो हमारी जो टीम एनजीओ बानीहाल वॉलंटियर जो है स्पॉट के लिए निकली। डिस्ट्रिक्ट पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन बानीहाल और जो लोकल्स और केवाटी रामसू वहाँ पे पहुँच गई थी और रेस्क्यू कर लिया गया। और जो 4 डेड बॉडीज हैं वो एसडीएच बानीहाल अभी लाई गई है। और अगली खबर आपको दे दें। अगली खबर है वजीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर। वजीर दिफा राजनाथ सिंह आज जम्मू कश्मीर का दौरा करेंगे, जहां वो जम्मू कश्मीर के अपने दौरे के दौरान वो वजीर दिफा साबा के सरहदी इलाके में दरियाए देवक पर बीआरओ यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बीआरओ की तरफ से बनाए गए पुल का इफ्तिताह करेंगे। सरहद पर सिक्योरिटी की पेश नजर इस पुल को काफी अहम समझा जाता है, यानी स्ट्रैटेजिकली ये पुल काफी अहम है। और ये जो आप इस वक्त तस्वीरें देख रहे हैं, ये उसी पुल की तस्वीर है जिसका आज उद्घाटन जो है बाकायदा उद्घाटन करेंगे राजनाथ सिंह। और उसको लेकर वहां पर जब तैयारियां चल रही थी उस वक्त ये तस्वीरें हैं। तो सरहद पर सिक्योरिटी के पेश नजर इस पुल को काफी अहम समझा जाता है और यह सरहदी इलाके के लिए काफी अहमियत का हामिल भी है। जम्मू कश्मीर में बीआरओ की तरफ से मुकम्मल किए गए कामों का इफ्तिताह और नए कामों का संग बुनियाद रखा जाएगा, जिसमें सुरंग और कई अहम सड़कें भी शामिल होंगी। और इस वक्त एक और अहम खबर आपको बता दें। जम्मू कश्मीर से खबर यह है, जम्मू श्रीनगर नेशनल जो हाईवे एनएच जो है वो बंद कर दिया गया है। अभी किश्तवाड़ी पाथर में लैंड स्लाइडिंग की वजह कर इसे बंद करना पड़ा है। तो जम्मू श्रीनगर एनएच जो है वो बंद है, नेशनल हाईवे ये बंद है। और इसके बारे में ये बताया जा रहा है कि लैंड स्लाइडिंग इस का कारण बना है। किश्तवाड़ी पाथर में लैंड स्लाइडिंग यानी मिट्टी के तोड़ने खिसकने की वजह कर ये सड़क जो है वो ब्लॉक हो गई है। दोनों तरफ से ट्रैफिक अभी बंद है, गाड़ियां जो है वो दरमांदा है और इस ब्लॉकेज के दोनों तरफ गाड़ियां खड़ी हैं। और इंतजार है कि जैसे ही ये ब्लॉकेज वहां से खत्म होता है, ये जो पत्थर गिरने के बाद मिट्टी और पत्थर गिरने का जो मलबा है वो हटाया जाता है, उसके बाद गाड़ियों की आमदरफ्त जो है दोबारा बहाल की जा सकती है। लोगों को NH 44 पर फिलहाल सफर न करने का मशवरा दिया जा रहा है कि लोग NH 44 पर फिलहाल सफर न करें, क्योंकि अगर आप NH 44 पर अगर सफर कर रहे हैं तो हो सकता है कि आपको घंटों इंतजार करना पड़ जाए, क्योंकि NH 44 पर सफर करने से अभी मना किया जा रहा है। दरअसल जम्मू श्रीनगर NH जो है वो बंद है फिलहाल। किश्तवाड़ी पाथर में लैंड स्लाइडिंग का वाकया पेश आया है और इसीलिए ये सड़क जो है, इस सड़क पर अभी गाड़ियों की आमदरफ्त बंद है, क्योंकि दोनों तरफ से ट्रैफिक बंद कर दिया गया है। जब तक सड़क साफ नहीं हो जाती, सड़क पर गिरा वो पत्थर और मिट्टी जो है उसका मलबा वहां से हटा नहीं दिया जाता, तब तक इस पर ट्रैफिक बंद रहेगा। एक और अहम खबर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कन्वेंशन सेंटर में कल जो कुछ कहा है उससे बहुत सारी बातें समझ आ रही है, किस तरह से जम्मू कश्मीर में तब्दीली और ट्रांसपेरेंसी दोनों जो है एक साथ नजर आ रही है। मनोज सिन्हा ने कहा है कि जो कश्मीर फाउंडेशन एंड अकाउंट सोसाइटी जर्नल का उन्होंने इफ्तिताह किया, उस मौके पर उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि इसको पहले ही शुरू किया जाना चाहिए था, क्योंकि मालियाती जो महकमा होता है वो तरक्की में अहम किरदार अदा करता है।
फाइनेंस से वाबस्ता अफराद को सराहा जाना चाहिए, ऐसा एलजी मनोज सिन्हा ने कहा। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि मालियाती शोबा एक अहम किरदार अदा करता है और खुशहाली की बुनियाद रखता है। जम्मू कश्मीर में अब काफी तब्दीली देखने को मिल रही है। पहले यहां कोई शफाफियत नहीं थी। पहले अफसरान ने आम लोगों को तकलीफ में डाल रखा था और लोग इन अफसरान से तंग थे, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में शफाफियत है, यानी ट्रांसपेरेंसी है और बिला ताखिर काम हो रहा है। ये सब एलजी मनोज सिन्हा ने इस मौके पर कहा। श्री महेश दास जी, डीजी अकाउंट्स एंड ट्रेजरी। जम्मू कश्मीर में जिन लोगों ने करप्शन की नदियां बहाई थी, उन पर अब कोई रहम करने की जरूरत नहीं। चाहे जितनी बयानबाजी कर लें, कानून के अंतर्गत ही काम होगा। दूसरी कोई व्यवस्था यहां नहीं चलने वाली है जब तक नरेंद्र मोदी इस देश में प्रधानमंत्री हैं, जब तक हम लोग, ये हम कहना चाहते हैं। आप सब लोग इस बात के साक्षी हैं कि किस तरह से अनावश्यक रूप से पैसे खर्च होते थे। लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ता था। आदत थी कि प्रोजेक्ट आज शुरू हो रही, समाप्त कब होगी कभी दिखाई नहीं जाता था, बार बार कहने के बावजूद। अब धीरे धीरे उस दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर अनेक तरह के खेल हुए। इस कैंसर को आप सबने समाप्त किया है। मैं आप सबको हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अध्यक्ष महोदय ने कुछ बातें अपने कैडर की कही है। मैं संतोष वैद्या अच्छे अफसर हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि जल्दी क्या बेहतर समाधान हो सकता है इस पर आप काम करके रिपोर्ट देंगे। मुझे लगता है कि अब इन किंवदंतियों से इस टेक्नोलॉजी के युग में हमें बाहर बहुत कुछ हमने ठीक कर लिया है। और मुझे लगता है कि एक बात का ध्यान रखना कि हमारा हर फैसला अनेक लोगों के जीवन को प्रभावित करता है। जम्मू कश्मीर के ट्रांसफॉर्मेशन के असली हकदार आप लोग हैं, ये बात मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। आप सबने जो मेहनत की है उसका परिणाम है कि आज जम्मू कश्मीर ने आपका बड़ा योगदान है इसमें कि एक बेहतरीन यूनियन टेरिटरी की तरह पूरे देश में अपनी पहचान बना सका है। फिर से एक बार, और जो हमारे नए ऑफिसर्स आए हैं उनका मैं स्वागत करता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और एक बात, परिवर्तन जो शब्द है वो प्रथम पुरुष एक वचन का शब्द है, ये बात बराबर ध्यान में रखनी। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर आई। लंबा लंबा भाषण करना और अपने सब को गड़बड़ करना, वो कभी परिवर्तन नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। इसलिए जो हम कहते हैं कम से कम वो करने की भी कोशिश करें तो बड़ा से बड़ा काम हम कर सकते हैं। यही बात कहते हुए मैं आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हुए मैं अपनी बात पूरी करता हूं। और वहीं एलजी मनोज सिन्हा ने कहा है कि हमने 16,000 करोड़ रुपए का दिफाई सामान बरामद किया, यानी कि हम एक्सपोर्टर बने हैं। तो ऐसे मनोज सिन्हा ने नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि यह बहुत ही खुशाइन बात है कि हम अब जो डिफेंस जो डिवाइसेज हैं, जो दिफाई सामान है, हम उससे बरामद करने वाले बन गए हैं। और एलजी ने इस किस्म के सिंपोजियम को वक्त की एक अहम जरूरत भी करार दिया। आयोजित मैं समझता हूं कि ये पहली बार इस तरह का आयोजन हुआ। वैसे तो नाम इसका 15th है, लेकिन एकेडमिया और मैन्युफैक्चरर के साथ मिलकर के ये पहला आयोजन है। स्वाभाविक रूप से अभी स्टॉल्स को हम लोगों ने विजिट किया है और मैं कह सकता हूं कि हमारे देश में युवा प्रतिभा की कमी नहीं है। एक बहुत सराहनीय निर्णय भारत सरकार ने किया, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़े इंपोर्टर देश हम डिफेंस इक्विपमेंट के हो गए और कुछ लोग कुतर्क देते थे कि साहब एफडीआई नहीं परमिट करना चाहिए। बाहर से हम एफडीआई वाला ही सामान खरीदते थे और अपने देश के मैन्युफैक्चरर एफडीआई ले आकर के मैन्युफैक्चरिंग करें उस पर प्रतिबंध लगाते थे। मुझे लगता है कि एक अच्छा निर्णय हुआ है और 62, 65, 71 और 99 4 युद्ध देश ने लड़े और जिस तरह से वारफेयर बदल रहा है, जिस तरह से टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, मुझे लगता है कि ये समय की आवश्यकता थी कि हमारा देश भी इस तरह के निर्णय ले। और जो लक्ष्य रखा है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, रक्षा मंत्री जी ने, कि 2027 तक
70% आत्मनिर्भरता भारत को इस क्षेत्र में मिलेगी। आप सबका भी एक दायित्व मैं समझता हूँ, ये भावना देश के नागरिकों में भी आवे। स्वाभाविक रूप से हमारे देश में आर्मी के प्रति या फोर्सेस के प्रति सम्मान बहुत है और इंडियन आर्मी एक ऐसी फोर्स है जिसने कभी किसी विवाद से अपना वास्ता नहीं रखा, केवल देश की रक्षा में ही अपने प्राण से जुटे रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले 4-5 साल में अच्छे इक्विपमेंट्स के साथ और जो मॉडर्न वॉरफेयर होने वाला है उस भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार होगी। और मैं अपने मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन को भी बधाई देना चाहता हूँ। एकेडमिया के भी लोग जुड़ गए हैं, एक अच्छा वातावरण बना है निश्चित। और अब आपको बताया कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर रिटायर्ड ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा ने फिर साफ किया है, यानी साफ साफ शब्दों में कहा है कि लद्दाख के इलाके में चीन ने 1 इंच भी जमीन पर कब्जा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि जदीद तरीन टेक्नोलॉजी का सामान LAC पर तैनात किया जाएगा। वो जम्मू में नॉर्थ टेक सिंपोजियम में शिरकत के मौके पर मीडिया से बातें कर रहे थे। With any design to have a foothold here, and I think all this credit goes to our great leader Shri Narendra Modi. So do you think all these new technologies that will be incorporated along the line of actual control? That is the aim. It is being done for that. It is being done for that. Let me tell you, when I got my commission 1961, when I joined my battalion, in my battalion that time there was nothing indigenous. Our rifles were 303 made in Buckingham small arms. Our vehicles were Dodge, Ford and all that. Even the watch which I got, that was made in Switzerland. There was nothing which was indigenous. And today, there is nothing which is foreign. Sir, recently Congress leader Rahul Gandhi, visited Ladakh and he claimed that a large portion of land of Ladakh has been occupied by China. I wouldn't comment on anybody's statement, but I will say what is fact, because I have seen myself. There's not even 1 square inch of land which Chinese have occupied, and all our troops, whatsoever might have happened in 1962, that's immaterial after that. But today, we are in occupation of our land to the last inch. So what do you have to say to these leaders who are portraying a very gloomy picture? They are not buying the argument what has been given by the armed forces and acting as spokesperson for China. I wouldn't say anything about that, but I will make a statement of fact. The statement of fact is that our armed forces, they are prepared for any eventuality, and God forbid, if the balloon goes up, people will get bloody nose from us. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पूर्णिया के डगरुआ थाना के स्वारा जावर गांव में बुजुर्ग की पीट पीटकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम महेंद्र ऋषि बताया जा रहा है कि महेंद्र ऋषि अपनी जमीन में टाट लगा रहे थे, तभी पड़ोसी ने हमला कर उसकी जान ले ली। सीवान में महावीरी अखाड़े के दौरान विवाद हो गया, जिसमें एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना शहर के मुख्य इलाके पटेल चौक की है। नवादा में एक युवक को चाकू मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया है। घटना वारसलीगंज थाना क्षेत्र के बसोचक नहर के पास की है। युवक से मोबाइल और कैश लूट लिए गए। पटना में नशे का धंधा जारी है। नशे के सामानों की तस्करी का धंधा थमने का नाम नहीं ले रहा है। पुलिस ने गांजे की तस्करी के आरोप में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गया में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी की और एक कार से 110 किलो गांजा बरामद किया। वहीं मौके से 2 तस्कर को गिरफ्तार भी किया गया है। भागलपुर के मुरली गांव से 2 बच्चे की मां प्रेमी के साथ फरार हो गई। महिला घर से आधार कार्ड बनवाने के बहाने निकली थी। महिला के पति ने थाने में आवेदन दिया है। पुलिस फरार महिला की तलाश कर रही है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। Presented by पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज एट जखलेज पर। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। युवा राजपूत सभा के सदर विक्रम सिंह चिब ने कहा है कि वो अपनी तहरीक दोबारा शुरू कर सकते हैं। दरअसल ये बातें तब सामने आ रही हैं। उनका कहना था कि इंतजामिया ने ये वादा किया था कि जल्द ही उनके मसले पर बातचीत की जाएगी। इंतजामिया ने उनको यकीन दिलाया था और उनके जो मुतालबात उनको जल्द पूरा भी किया जाएगा। फिर जैसा उनका कहना है चिब का कि फिर यह भी कहा गया कि G20 कॉन्फ्रेंस चल रही है, इसके वजह अभी नहीं, लेकिन इसके बाद दिल्ली बुलाया जाएगा, लेकिन इन्हें अभी तक दावतनामा मौसूल नहीं हुआ है। इसके अलावा बीजेपी के सीनियर लीडर ने इन पर इल्जाम लगाना शुरू कर दिया है। तो इसलिए जो युवा राजपूत सभा है उसने कहा है कि 16 सितंबर के बाद तहरीक दोबारा शुरू किया जा सकता है। चिब, प्रेसिडेंट युवा राजपूत सभा, आपने 15-16 के बाद वापस रिवाइव करने की बात की है टोल प्लाजा पे अपनी एजिटेशन को। बिल्कुल। पहले बंद क्यों की थी और वापस रिवाइव करने के पीछे क्या मकसद है? देखो, ਜਿਹੜੇ जम्मू ਦੀ समझो ਵੱਡੀ ਚੇਅਰ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ कि G20 ਜਿਹੜੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ G20 ਤੱਕ ਵੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਕੀਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਵੇਟ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪਰ ਲਾਂਛਨ लगना स्टार्ट ਹੋਈ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਗੇ। ਅੱਜ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਜਲਦੀ ਕੋਲ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਲਦੀ ऐसा ना ਹੋਵੇ कि 16-17 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸੜਕੇ पर उतरना पवे। कल का क्या प्लान है आपका? क्योंकि आपने कहा पुतला फूकेंगे और बाबे वाली माता जाएंगे मंदिर। मैं पहले आखिर कविंदर गुप्ता रहें कि अज माफी मंगी लैन, नहीं तो कल कविंदर गुप्ता का पुतला भी फगवाना है। और असें कल एक रैली के टाइप असें कठुआ जाने का प्लान बनाया है। उस असें रैली टाइप से कठुआ जाना लोगों को जागरूक करने वास्ते। अगर माफी मंगते तो पहले कल घर आवेंगे घर का होगा, बाद बाकी देखिए। कोर्ट में भी आपने कहा ले जाने की बात की है। बिल्कुल, अगर माफी नहीं मंगी गई तो अस लीगल तरीके के भी नहीं हर जगह किसी डिगे। तो अगर माफी नहीं मांगी जाती है कविंदर गुप्ता जो कि फॉर्मर डिप्टी सीएम उनकी तरफ से, तो कल से उनके घर का घेराव होगा, ये कहना है युवा राजपूत सभा का। और अपनी एजिटेशन टोल प्लाजा के लिए 15-16 तारीख के बाद उसकी शुरुआत होगी। कैमरामैन चांद के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18। और युवा राजपूत सभा के बयान पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए साबिक नायब वज़ीर आला कविंदर गुप्ता, जो बीजेपी के लीडर भी हैं, उन्होंने कहा कि एक तकरीब में 30 मिनट की तकरीर की थी, लेकिन कुछ शरारती अनासर ने सिर्फ 59 सेकंड की वीडियो को गलत तरीके से एडिट करके वायरल कर दिया। यानी जो आमतौर से नेता कहते हैं कि उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। उन्होंने कहा कि उन्होंने YRS यानी युवा राजपूत सभा के खिलाफ कोई इल्जाम नहीं लगाया है, हालांकि वो ये बयान कश्मीर के पत्थरबाजों के तनाजुर में दे रहे हैं। कविंदर गुप्ता ने कहा कि जो कुछ उन्होंने नहीं किया है उसके लिए अगर युवा राजपूत सभा चाहता है कि मैं माफी मांगू तो मैं माफी नहीं मांगूंगा। फॉर्मर डिप्टी चीफ मिनिस्टर कविंदर गुप्ता के कथित बयान के बाद एक कंट्रोवर्सी क्रिएट हो चुकी है। युवा राजपूत सभा की तरफ से धमकी दी गई है। आप इस कंट्रोवर्सी को कैसे देखते हैं? क्या वो जो बयान था जो आपकी तरफ से जो वायरल हो चुका है उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और जो युवा राजपूत सभा ने ये कहा है कि अगर शाम तक माफी नहीं मांगी गई तो आपके घर का घेराव होगा, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, 30 मिनट का वो भाषण था। 30 मिनट के भाषण को किस प्रकार से पाकिस्तान के पत्थरबाजों की भी, जो कश्मीर के पत्थरबाजों की भी बात की गई थी, पैसे लेने को उसके साथ जोड़ा गया। ये सोशल मीडिया में इस प्रकार की चीजें होती हैं। वहाँ कम से कम 10 चैनल होंगे। तो मैंने जो देखा है वहाँ पर ना तो कोई लोगो है ना कुछ है। तो वो एक पब्लिक मीटिंग में मैं बोल रहा हूँ और पब्लिक मीटिंग में वो 10 लोगों ने तो कोई इस प्रकार की बात नहीं कही। जिसको तोड़ मरोड़ करके पेश किया गया है वो वही व्यक्ति जानता है, बड़ी स्मार्टली उसने ये काम किया है। तो जहां तक युवा राजपूत, ये जो पैसे लेने की बात की गई थी, ये कश्मीर के पत्थरबाजों की बात थी। नोट छापने की बात की गई थी, पाकिस्तान से किस प्रकार से नकली नोट आता था, नोटबंदी की तब बात कही गई थी। ये उसके साथ बात जुड़ी थी। वो 30 मिनट का भाषण पूरा कोई अगर मुझे सुनाए तो उसके बाद उनको सुनना चाहिए। तो आप ये कहेंगे कि युवा राजपूत सभा जो है जो उन्होंने पीछे एजिटेशन की वो बिल्कुल साफ शफाफ थी और कोई ऐसी बात नहीं है? युवा राजपूत सभा ने जो वहां पर एजिटेशन की थी, ठीक है, मैंने इस पर जरूर रोष व्यक्त किया था कि वहां पर कुछ कांग्रेस के लोग,
कुछ दूसरे लोग बीजेपी को गालियां निकालने के लिए वहां पर पहुंचे थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी जम्मू का हित नहीं किया, वो लोग वहां पर जाकर के बीजेपी को गालियां निकालने के लिए भेजे थे। तो भारतीय जनता पार्टी पहले से ही ये टोल के मुद्दे पर इस बात को दिल्ली तक भी लेकर के गई है और खास करके नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया से भी बात की है। हम भी इसी हक में थे। जो 1.5 घंटे का सफर था, 4 घंटे का जब लगे तो तब तकलीफ होना स्वाभाविक बात है, तब तक स्थगित किया जाना चाहिए। मैंने उधमपुर की भी बात की कि किसी वक्त में जाता था 20 साल तो वहां पर 2.5 घंटे लगते, आज 1 घंटा है, ठीक है, उसके लिए टोल देना चाहिए। ये बात उसके साथ जोड़ी गई, लेकिन पूरी बात जिस प्रकार से जोड़ी जानी चाहिए थी, मुझे लगता है। माफी मांगने की जो बात हो रही है, क्या आप माफी मांगेंगे रायपुर सभा से? देखिए, मैं जरूर कहीं किसी को गलत कहूंगा तो मैं माफी जरूर मांगूंगा, लेकिन मैंने ऐसा कुछ कहा नहीं है। मैंने सिर्फ पूरी वीडियो सुनने के बाद चीजें पता लगी। कैमरामैन चांद के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और वहीं बीजेपी जम्मू कश्मीर के तर्जुमान एडवोकेट सुनील शेट्टी का कहना है कि बीजेपी युवा राजपूत सभा समेत तमाम तंजीमों के लिए बहुत ज्यादा एहतराम रखती है। कविंदर गुप्ता ने वजाहत कर दी है कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। बतौर पार्टी हमारा इस बयान से कोई लेना देना नहीं है। साथियों, सोशल मीडिया पे एक वीडियो की क्लिपिंग जो है वो वायरल की जा रही है और कंट्रोवर्सी कोशिश की जा रही है खड़ी करने की। उस वीडियो में कविंदर जी को बोलते हुए दिखाया गया कुछ टिप्पणी राजपूत सभा के बारे में जो आपत्तिजनक है। इस वीडियो वायरल होने के इमीडिएटली बाद कविंदर गुप्ता जी ने खुद ही इसकी सफाई में जो है वो अपना वीडियो दिया है और स्टेटमेंट भी दी है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ये उनकी स्टेटमेंट जो है ये तोड़ मोड़ के पेश की गई है, ये वैसी नहीं है जैसी कि वीडियो में दिखाई जा रही है। और अगर आप वीडियो को देखेंगे तो उसको देखने से भी लगता है कि उसमें एडिटिंग हुई है और कटिंग एंड पेस्टिंग हुई है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम आपको ये कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पूरे समाज को अपने साथ लेके चलती है। हम समाज के सभी संस्थाओं को, सभी सभाओं को अपने साथ रखते हैं और हम उनका आदर और सम्मान करते हैं। जहां तक युवा राजपूत सभा की बात है तो युवा राजपूत सभा पब्लिक के इश्यूज को रेज करती है और भारतीय जनता पार्टी ये समझती है कि जो भी पब्लिक के इश्यूज को रेज करता है उसका सम्मान होना चाहिए। युवा राजपूत सभा भारतीय जनता पार्टी से कोई दूर नहीं है। युवा राजपूत सभा के भी बड़े लीडर्स जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के साथ वाबस्ता हैं, ताल्लुक रखते हैं। हमारे ही भाई और बच्चे हैं जो युवा राजपूत सभा के नाम के ऊपर जो है वो पब्लिक के इश्यूज उठाते हैं। और अगली खबर बता दें कि बढ़ती हुई मंशियात की वजह कर जो बढ़तियात की जो स्मगलिंग है ये माशरे के लिए एक बड़े खतरे के तौर पर सामने आई है और नौजवान इसमें मुलविस होकर अपनी कीमती जानें गंवा रहे हैं। इस सिलसिले में इस लानत से निमटने के लिए कई इकदाम किए जा रहे हैं। मंशियात के कानून नाफिज करने वाले इदारे और कई दीगर एजेंसियां मजमूई सतह पर मंशियात की लानत का मौसर तरीके से मुकाबला कर रही हैं। यूटी हुकूमत ने कवानीन के निफाज के लिए इंसदाद मंशियात टास्क फोर्स तश्कील दी है। एसएसपी एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने न्यूज 18 से गुफ्तगू करते हुए कहा है कि कवानीन के निफाज के साथ साथ अवाम में आगाही भी तरजीही बुनियादों पर फराहम की जाती है। हमारे इस साल 2023 में अभी तक टोटल 14 FIRs रजिस्टर हुई हैं, जिसमें 25 पर्सन्स अरेस्टेड हैं। इसमें पंजाब के बंदे हैं जो अरेस्ट हैं, वेस्ट बंगाल के बंदे हैं, दिल्ली के हैं, गुजरात के हैं, मुंबई के हैं और हमारे JNK के हैं। इन FIRs में काफ़ी जो इंटर स्टेट स्मगलर्स वगैरह जो रैकेट्स चलते थे वो बस्ट हुए हैं और जो रिकवरी हुआ है इन सभी FIRs में पापिस्ट्रा हुआ है 1067 kgs, चर्स 31 kgs, कफ सिरप 320 बॉटल्स, कैप्सूल्स 216 और अल्प्राजोलम टेबलेट्स 900। इन सभी FIRs में जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक्स थे कुछ तो हमने अरेस्ट कर लिए हैं, कुछ में अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है और जो हम इसमें ये देखते हैं कि जिन बंदों ने इस नारकोटिक्स में पैसा कमा के जो भी प्रॉपर्टी वगैरह रेज की है उसकी इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है। तो जो हम प्रूव करेंगे हम उस प्रॉपर्टी को भी कन्फिस्केट करेंगे।
और इसी के साथ न्यूज एट टाइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज 18 जे के लिए इस पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।